बाबा पता है आपको, अगर किसी भी कंट्री का फाइटर जेट किसी और कंट्री के ऊपर से जाता है ना, उन लोग को फट से पता चल जाता है किसी और कंट्री का फाइटर जेट है। कैसे पता चलता है ड्यूड? अरे उन लोग के पास कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रडार्स होते हैं बाबा। ओह, तो एक बात बताओ ड्यूड, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तो रडार इन्वेंट ही नहीं हुआ था, तो उस टाइम कैसे पता लगाते होंगे? ये तो पता नहीं बाबा। मैं बताता हूँ ड्यूड तुमको। तो ड्यूड, पहले ना लोग ऐसा कंक्रीट का शेप बनाकर रखते थे और आसपास कोई भी फाइटर जेट जा रहे होते थे ना, तो हमें पता चल जाता था। कैसे बाबा? उसके लिए पहले हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ना पड़ेगा ड्यूड। तो इसके लिए पहले हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखना पड़ेगा। ओके बाबा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं ड्यूड। साउंड फॉलोज द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज। तो पहले देख लेते हैं होता क्या है ये लॉ। देखो, ये हमारी इंसिडेंट रे है आई, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो बेसिकली मीनिंग ये है ड्यूड, कोई भी एक रे आएगी साउंड की इंसिडेंट रे, तो एक सरफेस से, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाएगी। और ये जो एंगल बनेगा, जो नॉर्मल के साथ बनेगा, वो इक्वल बनेगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का, समझे? ओके बाबा। और ये तीनों ही सेम प्लेन में है। ये सेम प्लेन में, इसका मीनिंग क्या है बाबा? देखो ड्यूड और फ्रेंड्स, तुम लोग ये वीडियो या तो मोबाइल पे देख रहे होगे या लैपटॉप पे देख रहे होगे, तो तुम्हारी स्क्रीन एक प्लेन की तरह देखो कि ये जो तीनों ही लाइन है उसी स्क्रीन में है। कोई भी लाइन स्क्रीन से बाहर तुम्हारी आंखों की तरफ ऐसे नहीं आ रही, समझे? ओके, मतलब वो एक ही प्लेन में होगा। यस ड्यूड। और फिलहाल के लिए ये ध्यान रख लो कि जो हार्ड और रफ सरफेस होते हैं वो अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉफ्टर एंड स्मूदर सरफेसेस। ओके। और इनफैक्ट तो सॉफ्टर सरफेसेस गुड अब्जॉर्बर ऑफ साउंड होते हैं, ये हम एंड में समझेंगे। ओके बाबा। बाबा ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो चलो समझ में आ रहा है, लेकिन ये साउंड से कैसे रिलेटेड है? और ना मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, पता है एक बार मैं हिल में गया था ना, तो वहां जोर से चिल्लाया एकदम, और मेरे को 1-2 सेकंड बाद अपना आवाज खुद सुनाई दिया। कहीं वो उससे रिलेटेड तो नहीं है? यस ड्यूड, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही है, जिसे हम इको बोलते हैं। अब ये इको क्या होता है? चलो इसे डिटेल में समझते हैं ड्यूड। तो ड्यूड, इको इज प्रोड्यूस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। इसको फील करके समझते हैं पहले। ड्यूड, मैं अभी हिल पे खड़ा हूँ और मैं जोर से बाप रे चिल्लाऊंगा, तो देखना क्या होगा। बाप रे, बाप रे, बाप रे, बाप। कुछ ऑब्जर्व किया ड्यूड, कैसे साउंड रिफ्लेक्ट हो रही थी? हाँ बाबा, ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी होता है, चिल्लाता हूँ बार बार वो सुनाई देता है। एग्जैक्टली, इसे ही हम इको कहते हैं। और ये क्यों हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण। लेकिन बाबा मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है। पूछो ड्यूड। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं कभी चिल्लाता हूँ ना, तो कभी 1 बार सुनाई देता है, कभी 2 बार सुनाई देता है, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं होता कि हमेशा सुनाई दे रहा है? कहाँ चली जाता है वो आवाज फिर? देखो ड्यूड, तुमको बताया था ना, साउंड तो एक एनर्जी है, और जब वो ट्रेवल करता है तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, तो वो डिसिपेट कर रहा है ना ड्यूड। तुम देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे बापरे का जो साउंड है वो डिसिपेट होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, और फाइनली तुमने सुनना ही बंद कर दिया। ओके, समझ गया। साउंड भी तो एक एनर्जी है जो डिसिपेट होते जाता है। हाँ, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड। ओके, लेकिन इसका कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है आपके पास? हाँ ड्यूड, बारिश के मौसम में ना ड्यूड, जो तुम्हें आसमान से गरजने की आवाज लगातार कभी कभी सुनाई देती है ना, जिसको हम थंडर रोलिंग कहते हैं। देखो, ऑब्जर्व करो इसे। यहाँ पर साउंड रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे कानों तक बार बार पहुंचता है, जैसे कि बिल्डिंग से, जमीन से, और ये इको का रियल एग्जांपल है ड्यूड। ओके, समझ गया बाबा। लेकिन बाबा एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में। पूछो ड्यूड। अच्छा, इसका मतलब जब भी साउंड रिफ्लेक्ट होगा तो हमेशा हमको इको ही सुनाई देगा? वेरी गुड क्वेश्चन ड्यूड। ऐसा नहीं है, हर रिफ्लेक्टेड साउंड को हम इको नहीं बोलते ड्यूड, और हम इको तभी सुन पाएंगे जब मिनिमम टाइम बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकेंड हो, अदरवाइज हमारा ब्रेन डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा। बाबा विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है मुझे। चलो तुम्हें समझाता हूँ मैं।
देखो यहाँ पर सोहन एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, यानी वो होगी उसकी ओरिजिनल साउंड। ओके ओके। अब देखो ये आगे जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी उसके पास, तो ये पहुंची उसके पास रिफ्लेक्टेड साउंड, राइट। हाँ। तो अगर ये ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का टाइम डिफरेंस 0.1 सेकेंड से कम हो गया ना ड्यूड, तो सोहन अपनी आवाज और रिफ्लेक्टेड आवाज में डिफरेंस नहीं बता पाएगा। ओके। तो यानी कि तुमने क्या देखा, मिनिमम 0.1 सेकेंड तो होना ही चाहिए इको के लिए, है ना? हाँ, हमें इको डिस्टिंक्टली सुनाई देने के लिए। ओके बाबा। और ड्यूड इसी 0.1 सेकेंड को जब हम स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक कैलकुलेशन आएगी जो ये कहती है कि मिनिमम 17.2 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए हमारा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, तभी हमें इको सुनाई देगा। फिर समझ नहीं आया बाबा मुझे। चलो इसको मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो डूड यहाँ पर हम एक अजम्पशन ले रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इक्वल्स टू 344 मीटर पर सेकेंड। और डूड हमने देखा कि सोहन तभी अपनी आवाज दोबारा से अच्छे से सुन पाएगा जब मिनिमम टाइम डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकेंड हो, राइट। हाँ। तो चलो देखते हैं अब इसे। अब देखो ड्यूड, इस 0.1 सेकेंड में साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। वेरी गुड, स्पीड इंटू टाइम। तो ये कितना आ गया ड्यूड? 344 इंटू 0.1 तो कितना हुआ ड्यूड? 34.4। 34.4 मीटर, राइट। हाँ। अब ये जो डिस्टेंस 34.4 मीटर आया है ना ड्यूड, वो देखो क्या है, वो पहले तो साउंड यहाँ से यहाँ गया, हाँ। फिर रिफ्लेक्ट होके वापस सोहन के पास आया। हाँ। तो ये टोटल डिस्टेंस है ड्यूड 34.4 मीटर, राइट। ओके। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स यानी कि सोहन और रिफ्लेक्टर कितना है? x/2 हुआ ना ड्यूड। हाँ। तो कितना आ गया? 17.2। एग्जैक्टली। तो तुम यहाँ से क्या देख रहे हो ड्यूड कि 17.2 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए अगर स्पीड ऑफ साउंड इतना हो। इसका मीनिंग क्या है ड्यूड? अगर यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड में चेंज करूं तो ये डिस्टेंस चेंज होगा ना। हाँ। वेरी गुड ड्यूड। तो हम फोर्थ पॉइंट अब देख लेते हैं। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस आया है 17.2 मीटर, ये डिपेंड करेगा कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है। इसको ध्यान रखना, इसको रट्टा मत मान लेना, समझे? हाँ बाबा ये जो सेकंड पॉइंट बताया था ना 0.1 वाला, ये समझ तो आ गया, लेकिन ये मतलब फील नहीं कर पा रहा हूँ कि असली में कैसे सुनाई देगा ये इतना सेकंड होने से। तो चलो इसके लिए तुम्हें बाबा स्टाइल में बताता हूँ। ड्यूड मान के चलो सोहन और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके बीच का डिफरेंस 172 मीटर है और स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड है। अब बताओ ड्यूड, साउंड वेव को सोहन से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? अच्छा, तो इसका बीच का डिस्टेंस 172 मीटर है और स्पीड 344 है, तो ये हो जाएगा 0.5। और साउंड वेव सोहन के पास कितने टाइम बाद पहुंचेगी जब ये सोहन साउंड प्रोड्यूस करेगा? मतलब ये तो 0.5 में पत्थर तक पहुंच रहा है, फिर पत्थर से रिफ्लेक्ट होके डिस्टेंस उतनी है तो फिर 0.5 लगेगा। तो टोटल टाइम हो गया 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के बाद फिर से अपना साउंड सुनेगा वो। तो ये बताओ अभी इको सुनाई देगा कि नहीं? हाँ, क्योंकि आपने 0.1 बताया था ना। तो चलो इसको फील करके भी समझते हैं। अब ध्यान से सुनना। बाप रे बाप रे बाप रे, सुनाई दिया इको? हाँ बाबा, ये तो सुनाई दिया। मतलब 1 सेकंड बाद बार बार 3 बार सुनाई दिया, बाप रे बाप रे बाप रे करके। यस ड्यूड, यानी कि इको हम सुन पा रहे हैं अच्छे से। अब हम क्या करते ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम कर देते हैं। देखो यहाँ पर डिस्टेंस 86 मीटर ले लिया है हमने, और तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो सोहन के पास साउंड रिफ्लेक्ट होकर 0.5 सेकंड में आएगी। अब ऑब्जर्व करो तुम। बाप रे बाप रे बाप रे, अब सुनाई दिया इको? हाँ, मैं तो अभी भी एकदम अच्छे से सुन पा रहा हूँ। वेरी गुड ड्यूड। अब डिस्टेंस को और भी कम कर देते हैं ड्यूड। अब डिस्टेंस को हमने 13.76 मीटर कर दिया है, और अगर तुम टाइम कैलकुलेट करोगे तो ये 0.08 सेकेंड आ जाएगा। अब ऑब्जर्व करना। बाप रे, तो समझ ही नहीं आया बाबा।
ऐसा कुछ लगा कि साउंड पे साउंड चढ़ गई है? हाँ मतलब अलग अलग सुनाई नहीं दिया मेरे को तो। हाँ, यानी कि तुम डिस्टिंक्टली साउंड को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। हाँ मतलब ऐसा लगा, वो लग रहा था एक ही साथ बजे जा रहा है। यस, ऐसा लग रहा था ना ओवरलैप कर गया है। हाँ ये तो फिर इको नहीं बोलेंगे तो, इसलिए टाइम भी 0.1 से कम है, 0.08। एग्जैक्टली ड्यूड, इसे ही हम रिवर्बरेशन कहते हैं। ओके, तो तुम रिवर्बरेशन से यहाँ से क्या गैस कर रहे हो कि जब वो परसिस्ट कर रहा है साउंड, यानी कि ओवरलैप कर रहा है, एक पर एक चढ़ रहा है, समझे? ओके, और ये तब होगा जब हम 0.1 सेकंड के अंदर अगर कोई साउंड हियर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तब हमारा ब्रेन ना डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा, समझे? लेकिन वो रियल लाइफ में कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन? तुम एक एम्प्टी रूम में जाना ड्यूड और अपनी कोई साउंड प्रोड्यूस करना, तुम देखना आवाज गूंजेगी थोड़ी सी तुम्हारी। ओके, अच्छा बाबा रिवर्बरेशन तो समझ आ गया, लेकिन थोड़ा डिटेल में बता सकते हो इसके बारे में? ओके ड्यूड, तो देखो रिवर्बरेशन क्या होता है? इट इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज स्टॉप, समझे? ओके, और सेकंड पॉइंट बताओ क्या लिखा है? It occurs due to successive reflection of original sound reaching to or within 0.1 second. मतलब ये 0.1 सेकंड के अंदर बार बार सुनाई दे रहा है। हाँ, मतलब उससे पहले अगर आ गया ना रिफ्लेक्ट होकर, तो तुमको इको नहीं, ये परसिस्टेंस सुनाई देगा, जिसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं। ओके, और इसके कारण क्या हो रहा है? इट प्रोलॉन्ग्स द ओरिजिनल साउंड, मतलब कि ओरिजिनल आवाज ही हमें लग रहा है कि ज्यादा लंबी हो गई है, समझे? हाँ बाबा ऐसे ही फील हुआ था, सुना था तो चलो अब तुमको एक एम्प्टी रूम में एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ। रिया हमेशा की तरह यहाँ साउंड प्रोड्यूस करेगी, देखो, और ये रूम पूरा एम्प्टी है, कोई भी और मटेरियल नहीं है वॉल्स के अलावा। ओके, कुछ ऑब्जर्व किया ड्यूड? हाँ ये तो गूंज सा रहा है बाबा एकदम। हाँ, परसिस्ट कर रही है साउंड। हाँ इसी को रिवर्बरेशन बोलते हैं। यस ड्यूड। बाबा ये सेकंड पॉइंट फिर से समझा सकते हो, इसका मतलब क्या है सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस? चलो ड्यूड, रिया के एग्जाम्पल के हेल्प से ही समझते हैं। देखो ड्यूड, रिया जब साउंड प्रोड्यूस कर रही थी तो आसपास कितने रिफ्लेक्टिंग मटेरियल थे? 6 वॉल है बाबा। 6 वॉल्स है, तो यानी कि ये कभी इधर से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, और सबकी डिस्टेंस 17.2 मीटर से कम है ना ड्यूड? हाँ, तो ये सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, इसीलिए साउंड और भी ज्यादा परसिस्ट कर रही है, समझे? ओके। और ड्यूड, तुम कभी केव में जाते हो तो जरूर ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, साउंड और भी ज्यादा लंबे देर तक परसिस्ट करती है, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शंस और भी ज्यादा होते हैं ड्यूड। इसीलिए यहाँ पे चौथा पॉइंट है ना, मोर द रिफ्लेक्शन मोर द परसिस्टेंस ऑफ साउंड। बाबा मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ ड्यूड, मैं तो गया था रिसेंटली। चलो मैं अपनी आवाज में सुनाता हूँ केव में कैसी साउंड कर रही थी। जैसे मैंने बाप रे चिल्लाया ना, बाप रे बाप, बहुत लंबी देर तक सुनाई दी थी। ऑब्जर्व किया ड्यूड? हाँ बाबा यहाँ तो फील आ गया पूरा। तो बस ड्यूड, ठीक है। अच्छा बाबा आप तो बोल रहे हो रिवर्बरेशन होता है, लेकिन पता है जब मैं मूवी देखने जाता हूँ एकदम बड़ा बड़ा हॉल रहता है, या तो कहीं एक्सीबिशन में एक बार गया था, बड़ा सा ऑडिटोरियम था, वहां तो रिवर्बरेशन नहीं सुनाई दे रहा था मुझे। तुम बताओ एक बार ड्यूड, अगर इमेजिन करो तुम जिस एक्टर की आवाज सुन रहे हो वो रिवर्बरेट करेगी, तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा क्या ड्यूड? हाँ बाबा मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। एग्जैक्टली, इसी को हम रिड्यूस करने के लिए ना ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस यूज करते हैं सिनेमा हॉल्स में या ऑडिटोरियम में, जो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले ड्यूड। रिवर्बरेशन को हटा भी सकते हैं? हाँ, रिड्यूस कर सकते हैं ड्यूड। कैसे बाबा? देखो मैं बताता, कुछ साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल जैसे कि ड्यूड फाइबर बोर्ड, कर्टेन, ये सब हम यूज करते हैं जिससे कि रिवर्बरेशन रिड्यूस हो जाए। और भी जो सॉफ्टवेयर मटेरियल्स यूज होते हैं वो सब रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए होते हैं ड्यूड। लेकिन ये सॉफ्टवेयर मटेरियल ही क्यों यूज करते हैं बाबा? इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ देखो ड्यूड, एक बॉल जैसी मैं फेंक रहा हूँ तो दीवार से रिफ्लेक्ट होकर कितनी अच्छे से आ रही है मेरे पास वापस।
हाँ बाबा, ये तो मस्त रिफ्लेक्ट हो रही है। हाँ, और सेकंड केस में ऑब्जर्व करो डूड, दीवार के बदले जब मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर मटेरियल जैसे कि कर्टेन को रखा, अब देखना इसका रिफ्लेक्शन। ये तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, टकरा के वहीं गिर गया बाबा। हाँ ड्यूड, कुछ ऐसा ही तुम साउंड के साथ भी समझ सकते हो। जो सॉफ्टवेयर मटेरियल होता है ना डूड, वो साउंड को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको रिफ्लेक्ट होने ही कम देता है, समझे? ओके। और अगर रिफ्लेक्शन ही अच्छे से नहीं होगा तो इको, रिवर्बरेशन कुछ भी तो नहीं होगा ना अच्छे से ड्यूड। हाँ। अब जैसे रिया तो उस टाइम खाली रूम में थी, अब रिया के रूम में बहुत सारे सामान डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर तुम चेयर्स दे सकते हो और वुडन के तुम फर्नीचर देख सकते हो, कारपेट देख सकते हो। तो ये सारे सॉफ्टवेयर मटेरियल्स और साउंड अब्जॉर्बिंग है। तो इस केस में देखना क्या रिया ऑब्जर्व कर पाएगी रिवर्बरेशन? ये तो एक ही बार सुनाई दिया बाबा अच्छे हाँ, से। हाँ, तो वो रिवर्बरेट ज्यादा नहीं कर पाया, काफी रिड्यूस हो चुका है ड्यूड। हाँ मतलब मेरे को तो अच्छे से सुनाई दिया, नहीं तो पिछले केस में तो गूंज सा रहा था आवाज। एग्जैक्टली। तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा कभी, जब दिवाली में साफ सफाई होती है तुम्हारे रूम में, जब मम्मी पापा तुम्हारे रूम के सारे सामान बाहर निकाल देते हैं, तब तुम रूम में जाके साउंड प्रोड्यूस करना, थोड़ी गूंजेगी आवाज। हाँ बाबा, फील किया है मैंने ये चीज। बाबा इको और रिवर्बरेशन तो फील तो अच्छे से आ गया, लेकिन एक बार शॉर्टकट में दोनों रिवाइज करा दोगे एक साथ? यस ड्यूड, ऑलवेज। देखो इको क्या होता है, जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर हमारे कान में अगर 0.1 सेकेंड के बाद आएगी तो हमें डिस्टिंक्टली सुनाई देगी अपनी आवाज। ओके, और हमने ये भी देखा अगर स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर सेकेंड अगर हम लें तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। एग्जैक्टली। और इको को हम रेपिटेशन ऑफ साउंड कहते हैं, क्योंकि सेम ही साउंड हमें बार बार सुनाई दे रही है ना। हाँ, और हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर रहे थे रिफ्लेक्टेड साउंड को। करेक्ट। अब इसका अपोजिट है रिवर्बरेशन। जब साउंड वेव 0.1 सेकेंड से पहले हमारे कान पे पहुंच जाएगी तो हमारा ब्रेन उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ओके ओके बाबा। तो अगर हम स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड ले तो डिस्टेंस अगर 17.2 मीटर से कम है तो हमें रिवर्बरेशन सुनाई देगा। और ये होता है परसिस्टेंस, यानी कि ओवरलैप ऑफ साउंड, और वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द रिफ्लेक्टेड साउंड। ओके, समझ में आ गया बाबा अच्छे से अब तो। अब कुछ रिफ्लेक्शन के जनरल एप्लीकेशन देख लेते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन से हम ह्यूमन लाइफ में कैसे कैसे इक्विपमेंट्स बनाकर उसे यूज कर रहे हैं। ओके बाबा। जैसे एक डॉक्टर पता है स्टेथोस्कोप यूज करता है। हाँ बाबा, ये तो मैं हमेशा एकदम वो रह जाता था देख के दंग कि इसमें कोई स्पीकर भी नहीं लगा रहता, कुछ नहीं लगा रहता, लेकिन जैसे हार्ट में लगाते हैं ना एकदम तेज आवाज सुनाई देता है हार्ट का। एग्जैक्टली डूड, इसमें डायफ्राम लगा होता है। ये जैसे ही तुम्हारे चेस्ट से डॉक्टर टच करवाता है ना तो वो साउंड को इंटरनली काफी बार रिफ्लेक्ट कराकर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है और हमें लाउडर साउंड सुनाई देती है। ओके, ये रिफ्लेक्शन से होता है, आज तक समझ नहीं आया था बाबा। यस ड्यूड, ये जो हॉर्न है ना ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही एप्लीकेशन है। जैसे हम यहाँ पर प्रेस करते हैं तो ये साउंड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे की ओर भेजता है, जिससे हमें एम्पलीफाई होकर साउंड सुनाई देता है। अच्छा, ये जो इतना बड़ा पाइप है उसी के अंदर पूरा रिफ्लेक्ट होता होगा साउंड? हाँ, ताकि साउंड की एनर्जी इधर उधर वेस्ट ना हो जाए। ओके। और सिमिलरली ऑडिटोरियम में या सिनेमा हॉल में सीलिंग जो होती है वो कर्व्ड होती है ताकि साउंड सबके पास अच्छे से पहुंचे। समझ गया बाबा। बाबा रिफ्लेक्शन तो समझ आ गया, लेकिन इसको तो बताओ जो मिस्ट्री था। देखो डूड, ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ही बेस्ड है। पहले क्या होता था ना, जो भी एयरक्राफ्ट इधर से जा रहे हैं तो कुछ ऐसा कंक्रीट का कॉनकेव शेप बनाकर रखते थे ताकि साउंड वेव यहाँ से आए, रिफ्लेक्ट होकर सेंटर पे यानी कि इसके फोकाई पर आ जाए। समझे? इसको यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि साउंड वेव आई, ये सब टकरा कर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो रही है, जहाँ पर सेंटर पर एक माइक्रोफोन रखा है ड्यूड। ओके, और फिर एम्पलीफाई हो जाता था, लोग जान लेते थे कुछ तो आ रहा है वहां से। यस ड्यूड, तो साउंड की एम्पलीट्यूड काफी बढ़ जाती थी ड्यूड। समझ गया बाबा। तो देखा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूज कर हम कितने इक्विपमेंट पास्ट में भी यूज कर रहे थे और अभी भी यूज कर रहे हैं। तुम भी नया इक्विपमेंट सोच सकते हो डूड।